नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसएनडी सोशोलॉजी क्लासेस पर। और हम 2 दिनों के बाद हम लोग इस चैनल पर आज क्लास डाल रहे हैं। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि कुछ गड़बड़ियों की वजह से 2 दिन क्लासेस नहीं चल पाई थी। आज हम लोग देखेंगे, हम लोग परिवार पढ़ रहे थे जो यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी, यूजीसी नेट, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार 4.0 झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए एवं इसी के साथ राजस्थान पीजीटी की भर्ती आई है। तो जहाँ भी समाजशास्त्र एक विषय के रूप में है, वहाँ हर पेपर के लिए यहाँ तैयारी हो रही है। आप लोग इन क्लासेस को देखते रहिए और हर जगह के प्रश्न इससे हल होते रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जो परिवार हम लोग पढ़ रहे थे उसमें संयुक्त परिवार हम देख चुके थे और आज संयुक्त परिवार हम देख रहे थे। उसमें आज पाँचवीं क्लास है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के परिवार देखेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के परिवार देखेंगे, इसमें विभिन्न प्रकार के परिवारों में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से परिवार। ओक्का जो है यह मैसूर के कुर्ग क्षेत्र में पाया जाने वाला पितृवंशीय संयुक्त परिवार है। कुर्ग लोग इसे नाड कहते हैं। इसका उल्लेख एम.एन. श्रीनिवास द्वारा किया गया। जो ओक्का है वह मैसूर का जो रामपुरा गांव था उसका श्रीनिवास ने अध्ययन किया था। तो उसी में जो कुर्ग जाति के लोग थे उनमें जो संयुक्त परिवार हुआ करता था उसे ओक्का कहते हैं। एवं जो कुर्ग लोग थे उसे नाड कहते थे। तो यह ओक्का जो परिवार था यह दक्षिण भारत में मैसूर क्षेत्र में पाया जाने वाला परिवार है जिसका अध्ययन एम.एन. श्रीनिवास द्वारा किया गया था। अगला हम देखते हैं, इसमें अगला है इल्लम दक्षिण भारत के नंबूद्री ब्राह्मणों में पाया जाने वाला पितृवंशीय संयुक्त परिवार है। जो इल्लम है यह जो दक्षिण भारत के नंबूद्री ब्राह्मण हैं, केरल के मालाबार तट पर जो नंबूद्री ब्राह्मण हैं उनमें यह परिवार पाया जाए। ये भी पितृवंशीय और संयुक्त परिवार है। इसमें क्या होता है कि यह इस तरह के परिवार जो इल्लम है इसमें इसलिए यह रहता है क्योंकि इसमें उस परिवार के ज्येष्ठ पुत्र जो परिवार का बड़ा बेटा होता है वही बस विवाह कर सकता है, उसे ही विवाह करने की अनुमति होती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब एक ही विवाह होगा तो जो परिवार की संपत्ति होगी वह संयुक्त रहेगी और परिवार संयुक्त रूप से चलता रहेगा। उस परिवार के जो छोटे बेटे होते हैं उनको जो नायर की महिलाएं होती हैं, नायर जनजाति में महिलाएं होती हैं, उनके साथ वह संबंध स्थापित करते हैं एवं अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। अगर किसी कारणवश जो बड़ा बेटा है उसकी संतान नहीं हुई तब उस स्थिति में छोटे बेटे को विवाह करने की अनुमति दी जाती है। अगला है इसमें तारवाड़। केरल के मालाबार तट पर निवास करने वाली नायर जनजाति में पाया जाने वाला मातृवंशीय संयुक्त परिवार है। तो जो तारवाड़ है वह केरल के मालाबार तट पर जो यह नायर जनजाति है उसमें पाई जाती है, उसमें पाया जाने वाला एक संयुक्त परिवार है। जब तारवाड़ बहुत बड़ा हो जाता है तब इसे छोटी छोटी तारवाड़ इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है जिसे तावजी कहते हैं। इसके संयुक्त परिवार को तारावाड़ कहते हैं एवं जो एकल परिवार होता है उसे तावजी कहते हैं। इन तावजियों को की तारवाड़ की संपत्ति में कोई कानूनी अधिकार नहीं होता, लेकिन इसका संबंध तारवाड़ के साथ यथावत बना रहता है। जब क्या होता है कि जब परिवार बड़ा हो जाता है तो उसको एकल परिवारों में विभाजित कर दिया जाता है। एकल परिवारों में जब विभाजित होते हैं तो उसे उन एकल परिवारों को तावजी कहते हैं। जो तावजी होते हैं उनको जो तारवाड़ होता है उसमें संपत्ति तो नहीं मिलता है लेकिन उनके संबंध यथावत बने रहते हैं। जैसे कि किसी त्यौहार पर, पर्व पर या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में वह अपने परिवार के जो अलग किए गए लोग होते हैं उनको वो लोग बुलाते रहते हैं एवं उनके संबंध हमेशा ऐसे ही बने रहते हैं। अगला है किबुटुज। इजराइल का एक सामुदायिक परिवार है। यह संयुक्त परिवार नहीं है, सामुदायिक परिवार। विद्वान इसे परिवार मानने को लेकर विभाजित हैं। कई लोग इसे मानते हैं कि यह परिवार नहीं है, कई लोग इसे एक क्षेत्र मानते हैं या गांव के रूप में भी इसे देखा जाता है। यह इजराइल में पाया जाता है। यह इजराइल का एक परिवार है या सामुदायिक परिवार कह सकते हैं। 5वां है मोचंग। गारो जनजाति में विद्यमान मातृवंशीय संयुक्त परिवार प्रथा है। इसमें उत्तराधिकार छोटी लड़की को प्राप्त होता है। इसमें क्या, तो मोचंग जो होता है वह परिवार, यह भी मातृवंशीय संयुक्त परिवार है। यह कहाँ की है? गारो की, मेघालय की गारो जनजाति की है।
गारो जनजाति की है जो जिसमें उत्तराधिकार छोटी लड़की को दिया जाता है। परिवार की छोटी लड़की को दिया जाता है, जिसे नोकना डोमा कहते हैं। नोकना कहते हैं। उसमें बड़ी बेटी को संपत्ति नहीं दी जाती है और परिवार की जो संपत्ति होती है वह छोटी लड़की को ही उसमें संपत्ति के तौर पर उसे दे दिया जाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि उस परिवार में जो बड़ी बेटी होती है वह छोटी बेटी के अधीन रहकर काम करना पड़ता है एवं उसके ही दया भाव पर परिवार के सदस्य के रूप में रहना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि घर जमाई का जो कॉन्सेप्ट होता है गारो जनजाति में पाया जाता है। घर जमाई का जो कॉन्सेप्ट होता है वह पाया जाता है। तो इसमें उसको नेट पढ़ाओगे तो उसमें जो परिवार होता है मोचांग वह गारो जनजाति में पाया जाता है और गारो जनजाति एक मातृवंशी संयुक्त परिवार है। उसमें घर जमाई का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। आगे हम देखते हैं अब है संयुक्त परिवार के प्रकार। अभी हम देखते हैं संयुक्त परिवार के प्रकार। संयुक्त परिवार के प्रकार में एडिरॉस ने कहा कैनेडियन समाजशास्त्री जिन्होंने बेंगलुरु के नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवारों का अध्ययन किया तथा संयुक्त परिवार के 4 प्रकारों का उल्लेख किया था। पहला था संयुक्त परिवार, दूसरा लघु संयुक्त परिवार, तीसरा है नाभिक परिवार, चौथा है आश्रित युक्त नाभिक परिवार। इसमें एडिरॉस जो हैं वह कहाँ के थे? एक कनाडियन समाजशास्त्री हैं वो, और उन्होंने भारत में बेंगलुरु के नगरीय क्षेत्रों का अध्ययन किया था। नगरीय क्षेत्रों में संयुक्त परिवारों का अध्ययन किया था। तो उन्होंने संयुक्त परिवार के 4 प्रकार बताए। पहला बताया संयुक्त परिवार, दूसरा बताया था इसमें लघु संयुक्त परिवार, और तीसरा इसमें था इनका नाभिक परिवार। आगे देखते हैं, आगे है एडिरॉस की पुस्तक हिंदू फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग, या इसमें 2 हैं, एक ही पुस्तक है लेकिन 2 नाम से जाना जाए। ज्वाइंट फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग 1961 में इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। इसी पुस्तक में इन्होंने संयुक्त परिवार का अध्ययन किया था, वो भी भारत में बेंगलुरु का अध्ययन किया था। IP देसाई 5 प्रकार के परिवारों का उल्लेख करते हैं। पहला है एकल परिवार, दूसरा है प्रकार्यात्मक रूप से संयुक्त, और तीसरा है प्रकार्यात्मक तथा धन के आधार पर संयुक्त परिवार, चौथा है सीमांत संयुक्त, पांचवा है पारंपरिक संयुक्त परिवार। तो जो IP देसाई हैं वह भारत में 5 प्रकार के परिवारों का उल्लेख करते हैं। एकल परिवार जिसमें एक माता पिता हों, प्रकार्यात्मक रूप से संयुक्त होता है, जैसे कि कुछ परिवार होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में वो अपने काम में या नौकरियों में लगे रहते हैं, नौकरी पेशा में लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई फंक्शन होता है या पारिवारिक कार्यक्रम होता है वह इकट्ठा हो जाते हैं, तो प्रकार्यात्मक रूप से संयुक्त परिवार होगा। प्रकार्यात्मक रूप से धन के आधार पर, जैसे कि संपत्ति इकट्ठी है लेकिन सभी लोग उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सीमांत संयुक्त का होता है कि अलग अलग तरह से, और पारंपरिक संयुक्त का होता है कि एक ही जगह खाना खाते हैं, एक ही जगह रहते हैं, सब कुछ एक तरह से होता है, उसे पारंपरिक संयुक्त परिवार कहते हैं। यह बताया था IP देसाई ने। इन्होंने गुजरात के महुआ क्षेत्र का अध्ययन किया था। आगे है KM कपाड़िया। परिवार के 5 प्रकारों का उल्लेख इन्होंने किया था। एकल परिवार विवाहित पुत्रों के साथ। इसमें एकल परिवार का मतलब क्या है? पति पत्नी और अविवाहित बच्चे। एकल विवाहित पुत्रों के साथ क्या होता है? एकल परिवार विवाहित पुत्रों के साथ क्या होता है? एकल परिवार में जैसे माता पिता एवं बच्चे जो उनके हैं उनके विवाह हो चुके हैं। एक रेखीय वंशज संयुक्त। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जैसे पिता के तरफ से जो संबंधित हैं वो। भिन्न शास्त्रीय संयुक्त परिवार, इसमें माता की तरफ से भी आ जाते हैं। आश्रित व्यक्ति के साथ वाला एक परिवार, एकल परिवार, इसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जैसे कोई मान लीजिए परिवार है, उसमें बुआ हैं, शादी हुआ, किसी कारणवश तलाक हो गया तो वो लोग भी साथ में हैं, चाहे मौसी हैं उनका तलाक हो गया, तो इस तरह के परिवार में ऐसे ही, चाहे चाचा का हो गया, ऐसे ही परिवारों में
परिवारों को आश्रित व्यक्ति के साथ रहने वाला परिवार कहते हैं। आगे आएंगे अब एम एस गोरे। एम एस गोरे ने 3 प्रकार के संयुक्त परिवार का उल्लेख करते हैं: संतानीय संयुक्त परिवार, भ्रातृक संयुक्त परिवार, संतानीय तथा अभ्रातृक संयुक्त परिवार। संतानीय तथा भ्रातृक संयुक्त परिवार, इसमें क्या होता है, जैसे जो एम एस गोरे हैं, एम एस गोरे ने नगरीय क्षेत्रों का अध्ययन किया था। भारत में नगरीय क्षेत्रों का अध्ययन किया था, तो इन्होंने बताया था संतानीय संयुक्त परिवार जैसे जिसमें संतान हो और अलग हो, भ्रातृक भाई जब 4-5 भाई एक साथ रहते हों, संतानीय तथा भ्रातृक संतान भी रहते हों और भाई भी एक साथ रहते हों, तो मिश्रित संयुक्त परिवार भी कहते हैं। पॉलिन कोलेंडा ने परिवार का उल्लेख करते हुए 5 प्रकार का परिवार बताए थे। जो पॉलिन कोलेंडा है, इन्होंने 5 प्रकार के परिवारों का उल्लेख किया: न्यामिक परिवार, संपूरक न्यामिक परिवार, उपन्यामिक परिवार, एक व्यक्ति परिवार, संपूरक उपन्यामिक परिवार। इसका तात्पर्य है, न्यामिक परिवार का मतलब होता है जैसे माता पिता एवं अविवाहित बच्चे। संपूरक न्यामिक परिवार का होता है माता पिता एवं उनसे संबंधित। उपन्यामिक में होता है एक व्यक्ति होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वह शादी नहीं करना चाहता है तो किसी को गोद लेके परिवार बना लिया है। संपूरक उपन्यामिक परिवार, इसमें कुछ समझने लायक नहीं है, इसमें याद करने वाली चीज़ें हैं क्योंकि इनसे प्रश्न हमेशा आते रहते हैं, परिवार से हमेशा प्रश्न आते रहते हैं। अगला हम देखते हैं, आगे है पॉलिन कोलेंडा ने भारतीय समाज में विद्यमान संयुक्त परिवार के 6 स्वरूपों का वर्णन किया है। सगोत्र संयुक्त, एक ही गोत्र के हों उसे एक ही गोत्र के संयुक्त परिवार मान लीजिए। फिर संपूरक सगोत्र, माता पिता दोनों तरफ के हों उस परिवार में। फिर आगे देखते हैं, आगे है तीसरा है वंशज संयुक्त परिवार, संपूरक वंशज संयुक्त परिवार, वंशज सगोत्र संयुक्त परिवार और संपूरक वंशज सगोत्र संयुक्त परिवार। इस तरह के परिवार भी पाए जाते हैं। यह बांटा था, पीएम कोलेंडा ने भारत में संयुक्त परिवार को 6 भागों में बांटा था। फिर के एम पणिक्कर संयुक्त परिवार में स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है, अति निम्न होती है। उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवार जो होता है, कि हम पणिक्कर ने कहा था कि संयुक्त परिवार में स्त्रियां जो होती हैं उनकी स्थिति निम्न होती, अति निम्न लेवल की होती है। आर एन सक्सेना जो है, इन्होंने कहा था, ने कहा संयुक्त परिवार में परिवर्तन लाने वाली शक्तियों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। आर एन सक्सेना ने जो कहा था कि संयुक्त परिवार में जो परिवर्तन लाता है वो 3 शक्तियाँ होती हैं। पहला होता है आर्थिक शक्ति, दूसरा भावनात्मक शक्ति, तीसरा नए सामाजिक कानून। अभी जैसे मान लीजिए दहेज से संबंधित कानून है, विवाह से संबंधित कानून है, घरेलू हिंसा से संबंधित कानून है, तो यह भी संयुक्त परिवार में परिवर्तन ला रहे हैं। आगे हम देखते हैं, आगे है महाराष्ट्र के पुणे जिले के लोनी खंड गांव का अध्ययन अमेरिकी विद्वान पॉलिन कोलेंडा द्वारा किया गया था। जो प्रश्न पूछे शायद पुणे गांव के लोनी खंड गांव का अध्ययन किसने किया था? पीएम कोलेंडा ने किया था। कहाँ के थे? तो यह अमेरिकन वैज्ञानिक थे। अब हम देखते हैं इरावती कर्वे का बहुत बड़ा संयुक्त परिवार पर इनका योगदान रहा। इनका भारत में संयुक्त परिवार पर बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इरावती कर्वे जो है, उनका जन्म 1913 में बर्मा में हुआ था एवं उनकी मृत्यु पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में 1970 में हो गया था। क्योंकि इरावती कर्वे के पिताजी पेशे से इंजीनियर थे, तो वह जब ब्रिटिशकालीन भारत था तो उसी समय उन्हें बर्मा ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो बर्मा में वो अपने परिवार के साथ रहते थे, तो वहीं पे इरावती कर्वे का जन्म हुआ। तो इरावती कर्वे का नाम, बर्मा की एक बहुत प्रसिद्ध नदी इरावती नदी के नाम पर उनका नाम इरावती रखा गया था। एवं उनका लालन पालन पोषण जो हुआ वह एक ब्राह्मण परिवार में महाराष्ट्र के उनके दादाजी के घर हुआ था। तो इरावती कर्वे ने भारत में प्रचलित बंधुता व्यवस्था में विभिन्नता को देखते हुए इसकी क्षेत्रीय आधार पर विवेचना की और 4 नातेदारी क्षेत्रों का उल्लेख किया है। पहला है उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था। इसमें क्या है कि उत्तर भारत में जैसे कि उत्तरी क्षेत्र में हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का क्षेत्र जो है उसे उत्तरी क्षेत्र कहते हैं। इन क्षेत्रों में प्राथमिक संबंधियों के बीच यौन संबंधों के बारे में जाति अंतर विवाह, गोत्र बहिर्विवाह और आगमनागमन निषेध के नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इनका कहना था कि जो भारत में
उत्तर भारत है, इसमें अगम्यागमन निषेध और अंतर्जातीय विवाह, गोत्र बहिर्विवाह, इस तरह के जो होते हैं इन नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। आगे इन्होंने बताया था केंद्रीय भारत में नातेदारी व्यवस्था। केंद्रीय भारत में इन्होंने रखा था गुजरात को, महाराष्ट्र को, उड़ीसा के कुछ भागों को, मध्य प्रदेश को इन्होंने रखा था। तो इन्होंने उसमें केंद्रीय भारत को रखा था। इसमें इन्होंने मिश्रित व्यवस्था बताई थी। अभी दक्षिण भारत को बताया, दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था, इस क्षेत्र में पितृवंशीय और मातृवंशीय दोनों व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। कुछ जनजातियों में बहुविवाह की प्रथा भी है। इनमें से कुछ में बहुपत्नी एवं बहुपति दोनों तरह के विवाहों की प्रथा है। इसके सेम ऐसे ही केंद्रीय भारत में भी देखा जाता है। केंद्रीय भारत में भी परिवार देखने को मिलते हैं। आज की क्लास यहीं पे हम लोग रोकते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोगों से यह निवेदन है कि आप लोग इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एवं आगे की क्लास हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।